गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्यारे यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी फ्रेंड्स का, स्टूडेंट्स का बेशुमार प्यार मिल रहा है हमें। उन सब प्यार के लिए, उन सभी कमेंट्स के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपके हर एक कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर सकूं और हर एक टॉपिक को हम अच्छे से बात कर सकें। ऐसा प्यार, विश्वास आप लगातार बनाए रखिए और यही आपका प्यार हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो कोशिका के अंदर जो स्केलेटन्स हैं, उनसे संबंधित जो कोशिकांग है, उनको हमने देखा था। हमने उस क्लास में बात की थी अंतः परदवी जालिका। क्लियर। फिर हमने बात की थी गोल्जी काय और हमने बात की थी लाइसोसोम के बारे में हमने बात की थी, है ना। अंतःपृथ्वी जालिका को हमने देखा था कि ये दो प्रकार से होती है, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका और चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका, यानी कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यानी कि खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। फिर हमने देखा था कि ये जो रफ है ये प्रोटीन से संबंधित है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का जो संश्लेषण है उससे संबंधित है, और चिकनी यानी कि स्मूथ जो अंतःपृथ्वी जालिका जो है ये आपके लिपिड के संश्लेषण से संबंधित है। यहां तक हमने बात की। फिर हमने देखा गोल्जी काय का हमने स्पेसिफिक बात की थी कि इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। किसके केस में? पादपों के केस में। ये भी हमने बात की। इसी क्रम में हमने लास्ट टॉपिक लिया था लाइसोसोम, और लाइसोसोम को याद है हमने बात की थी कोशिका की आत्मघाती थैलियां, यानी कि सुसाइडरी बैग ऑफ द सेल। ओके, अब आज हम बात कर रहे हैं, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है छोटे छोटे कोशिकांग है, और उसमें हम पहला जो कोशिकांग है यानी कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है रिक्तिका। तो रिक्तिका के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है रिक्तिका। टॉपिक कौन सा ले रहे हैं? रिक्तिका। और इसी को कहते हैं रसधानी यानी कि वैक्यूल। रिक्तिका या रसधानी आपको अच्छे से याद होगा, हमने बात की थी जो रसधानी है या रिक्तिका जो है वो पादपों में मुख्य रूप से पाई जाती है और बड़े आकार की होती है। पादपों में बड़े आकार की, जबकि जंतुओं में हमने देखा था कि सामान्यतः तो ये एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, और अगर है तो हमने देखा था कि ये छोटे छोटे आकार की ये पाई जाती है। तो मेन मुख्य जो अंतर है जंतु और पादप कोशिका में क्या, कि जो रसधानी या रिक्तिका या वैक्यूल है ये पादपों में तो बड़े आकार की, जबकि जंतुओं में या तो एब्सेंट और या फिर छोटे छोटे आकार की पाई जाती है। क्लियर। फिर हम आगे देखते हैं कि जो रिक्तिका या रसधानी है, देखिए ये एक सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार आकृति में हम इसको मान सकते हैं कि लगभग ये ऐसे आकार का कोई कोशिकांग है। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो पदार्थ भरा रहता है उसको आप कोशिका रस भी कह सकते हो, सेल सेप कहते हैं उसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल सेप कहा जाता है, या कोशिका रस कहा जाता है। कोशिका रस कहा जाता है। एक चीज तो ये। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि इसकी जो झिल्ली है, इसकी झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है?
टोनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है क्या कि रिक्तिका यानी कि रसदानी वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन, इसकी जो झिल्ली है उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसकी जो झिल्ली है रिक्तिका की, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। क्लियर? अब बात करते हैं इनके प्रकार। देखिए, जो रसधानी या जो रिक्तिका है ये अपने कार्य के आधार पर कई प्रकार की होती है ना? तो वो कार्य क्या क्या है अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है अपने वर्क के आधार पर अगर बात करें तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर वायु रसधानी, एयर वैक्यूल भी इसको आप कह सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये केवल और केवल जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जो है, कैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं है ना, उनके अंदर ये इस प्रकार की रिक्तिका यानी कि रसधानी पाई जाती है। फिर हम बात करें नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे जैसे जो जो हम नाम लिखेंगे है ना, उसी आधार पर उसका वो काम होता है। जैसे नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं जल रसधानी, जल रसधानी यानी कि ऐसी रिक्तिका जिसका संबंध जल से है ना। इसी क्रम में हम फिर बात कर रहे हैं और वो इंपॉर्टेंस भी है। एक होती है संकुचनशील, संकुचनशील रिक्तिका या आपके रसधानी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो संकुचनशील जो रिक्तिका है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं अंग्रेजी में, ये अमीबा के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? एक प्रोटोजोआ है, सूक्ष्म जो जीव है उसको कहते हैं अमीबा। उस अमीबा के अंदर इस प्रकार की रिक्तिका यानी कि संकुचनशील जो वैक्यूल रिक्तिका है, रसधानी है, वो पाई जाती है। ये देखिए, अमीबा में देखिए लगभग ये मान लीजिए हमारा अमीबा है। अमीबा में ये लगभग ये सेंटर में हो गया हमारा केंद्रक। इनके अंदर यहां एक रिक्तिका पाई जाती है और उस रिक्तिका को कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। ये वो रिक्तिका है जो इसके आकार को यानी कि एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको बनाए रखती है, आकार की शेप एंड साइज को मेंटेन करती है। इसी क्रम में एक और रिक्तिका पाई जाती है इसके अंदर, उसको कहते हैं भोजन रिक्तिका या भोजन रसधानी, कुछ भी कह सकते हो आप, भोजन रसधानी। इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा है, ये वो रिक्तिका है जब अमीबा भोजन को ग्रहण करता है ना। जब भोजन को ग्रहण करता है उस समय जो रिक्तिका बनती है, उस रिक्तिका को भोजन रिक्तिका या फूड वैक्यूल या भोजन रसधानी कहा जाता है। तो इसमें भी उदाहरण वही सेम है। इसमें भी उदाहरण कौन है? ये भी आपके अमीबा के अंदर पाई जाती है। तो देखिए, उसको मैं यहां बनाना चाहूंगा कि अमीबा जो है होता क्या है कि जब अमीबा, देखिए बेटा, अमीबा के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। ये एक सबसे सरल सूक्ष्म जीव के अंदर इसको काउंट किया जाता है, थोड़ा हायर होता है। एक कोशी के जीव के अंदर आता है, प्रोटोजोआ है और जलीय होता है। तो मान लीजिए ये अमीबा है ना, ये इसका केंद्रक है और इसका साइटोप्लाज्म है। जब ये जल में गति करता है ना, लोटिंग मूवमेंट करता है, उस समय मान लो कोई भी भोजन पार्टिकल, ये कौन है? भोजन कण। जब भोजन का कण इसके सामने आ जाता है या आसपास जब आ जाता है तो एक खांच पड़ जाती है इस तरीके से, यूं। तो ये अगेन आपके फूड पार्टिकल यानी कि भोजन का कण। क्लियर? तो इस समय जो खांच पड़ी है ना, इस समय जो ये खांच पड़ी है, इस खांच को ही आपके क्या कहा जाता है? खाद्य या भोजन रसधानी कहा जाता है। तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं कि इस फूड पार्टिकल यानी कि भोजन के कण को अंदर ले लिया जाता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है, ये इसका केंद्रक और ये इसका साइटोप्लाज्म, ऐसे। तो
तो नेक्स्ट स्टेप में इस भोजन के पार्ट को पचा करके इसको यूज कर लिया जाता है और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। खैर, अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है रिक्तिका या रसधानी या वैक्यूल। ये मुख्य रूप से पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, बड़े आकार की होती है, क्लियर। और जंतु कोशिका में सामान्यतः तो अपसेट और अगर है तो छोटे छोटे आकार की पाई जाती है, क्लियर। फिर स्टूडेंट्स हमने बात की कि भाई इसके प्रकार, तो जो रिक्तिका है या रसदानी है ये अपने कार्य के आधार पर यानी ये कई प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें वायु रसधानी, वायु के कंट्रोल को ये अंदर कंट्रोल करती है। देन जल रसधानी यानी कि वाटर वैक्यूल, ये पानी के रेगुलेशन से कंट्रोल करने का काम करती है, जल का मात्रा जो है उसको नियंत्रण करती है। संकुचनशील रिक्तिका और भोजन रसधानी ये अमीबा के अंदर पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका ये अमीबा के अंदर एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उनको निकाल करके उनके साइज को मेंटेन करता है। और भोजन जो रसधानी है यानी कि फूड वैक्यूल, ये जब अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है, भोजन के कण का अंतःग्रहण करता है, तब खाद्य रसधानी या खाद्य रिक्तिका बनती है। खाद्य रसधानी या रिक्तिका का निर्माण किया जाता है, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हमारा अगला जो कोशिकांग है उसके ऊपर, और वो अगला जो हमारा कोशिकांग है स्टूडेंट्स वो है आपके राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। स्टूडेंट्स आपने राइबोसोम को जब हमने कोशिका का डायग्राम बनाया था वहां हमने देखा हुआ है, क्लियर। तो उसकी हम पुनः से चर्चा करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई कोशिका है, क्लियर। ये कोशिका का केंद्रक, ओके। ये इसकी कुछ केंद्रक द्रव, ये इनकी मेम्ब्रेन, इनके डायग्राम को हमने एकदम अच्छे से देखा हुआ है ना। और यहां छोटे छोटे होते हैं पोर, जो हम केंद्र की संरचना में अच्छे से देखेंगे। मुख्य जो चीज है वो है यहां होती है आपके केंद्रिका। कौन होती है? केंद्रिका, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, क्लियर। ये केंद्रिका ही वो कोशिकांग है जो राइबोसोम को बनाता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। अर्थात राइबोसोम के बनाने का काम किसका है? केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। अब देखिए, जैसे जैसे राइबोसोम के पार्टिकल्स बनते हैं ये बाहर रिमूव करते जाते हैं, और हमें अच्छे से याद है ना, हमने बात की हुई है कि इनके बीच में, कहा? केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच में, ये कोशिका कला है, इनके बीच में हमने बात की हुई है एक जालिकाकार तंत्र पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से इनको क्या कहते हैं? हमने बात की हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रवी जालिका, क्लियर। इनको क्या कहते हैं? अंतःद्रवी जालिका। अब देखिए, जो राइबोसोम जो है ये निकल करके, देखिए मैं इनको दोबारा से आपको बता रहा हूं कि निकल करके ये जो अंतःद्रवी जालिका जो है इनके ऊपर, इनकी सतह पर इस तरीके से जमा हो जाते हैं। बात समझ में आई क्या? कि राइबोसोम जो है वो दो जगहों पर पाया जा सकता है। एक तो कोशिका द्रव में कहीं पर भी पाया जा सकता है ना, और दूसरा जो इसका फेवरेट स्थान है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर। इस प्रकार से इनको कहते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। और हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर जो अंतःद्रवी जालिका है, इनके दो प्रकार होते हैं ना। एक तो हो गया चिकनी खुरदरी, और ये कहलाती है आपके चिकनी अंतःद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होती है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। यहां तक हमने बात की थी। अब हम इस राइबोसोम को थोड़ा और जूम करके बात कर रहे हैं।
देखिए, राइबोसोम का जो शब्द है इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो शब्द है, तो ये शब्द जो दिया गया था, ये शब्द दिया गया था आपके रॉबर्ट के द्वारा। वैज्ञानिक है रॉबर्ट, इस रॉबर्ट के द्वारा ये शब्द दिया गया था। तो याद रह जाएगा, है ना। देखिए, र से रॉबर्ट और र से राइबोसोम। तो देखिए आगे वाले अल्फाबेट सेम है, तो कैसे भी करके हमें याद करना है बस। तो राइबोसोम और रॉबर्ट, क्लियर। देन अब हम इस राइबोसोम को और अच्छे से बात कर रहे हैं। देखिए, राइबोसोम जो है स्टूडेंट्स, ये आपके मुख्य रूप से दोनों के अंदर पाया जाता है। दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी? एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्लियर। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए, दोनों की संरचना तो लगभग एक जैसी है, लेकिन प्रकार की बात करें तो वो अलग अलग है। कैसे? प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है आपके 70S प्रकार का। क्या होता है? 70S, 70S प्रकार का होता है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होता है वो आपके 80S प्रकार का होता है। क्या होता है? 80S, यानी कि 80S टाइप का होता है। फिर बात आती है कि सर ये S क्या चीज है ना। तो S को पहले हम बात कर लेते हैं। S को कहा जाता है अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक कहा जाता है। और इसी को कहते हैं स्वेदबर्ग, स्वेदबर्ग इकाई या यूनिट कहते हैं, स्वेदबर्ग, है ना। तो ये अवसादन गुणांक या स्वेदबर्ग इकाई कहलाती है। स्वेदबर्ग इकाई या इसको यूनिट कहा जाता है, स्वेदबर्ग यूनिट कहा जाता है या अवसादन गुणांक कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहां तक रिपीट कर देता हूं और फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, राइबोसोम जो शब्द है रॉबर्ट ने दिया था, ये एक वो कोशिकांग है जो आपके भोजन से, पानी के कंट्रोल करने से संबंधित है। राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम आपके प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित है और केंद्रिका के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और ये दो जगहों पर, पूरे कोशिका द्रव में भी फैला रह सकता है और अंतःवर्ती जालिका के ऊपर भी पाया जाता है। क्लियर? फिर हमने देखा था कि इनके प्रकार, तो ये दो प्रकार का होता है, 70S प्रकार का, ठीक है। एक होता है आपके 70S प्रकार का और एक होता है आपके 80S प्रकार का। जो 80S है ये यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि दोनों जंतु और पादप, इट मींस प्लांट एंड एनिमल, बोथ जो सेल्स हैं उनके अंदर ये आपके 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक जो भी कोशिकाएं हैं उनके अंदर आपके 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फिर आगे बात करें, यहां S क्या है? S को अवसादन गुणांक या स्वेदबर्ग इकाई भी कहा जाता है। अवसादन गुणांक या आपके स्वेदबर्ग इकाई या यूनिट भी कहा जाता है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को थोड़ा और अच्छे से देख रहे हैं। देखिए, राइबोसोम जो है, चाहे वो 70S हो या फिर 80S, ये दो उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर के बना हुआ एक कोशिकांग है ना। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं 70S। तो 70S जो राइबोसोम है, दो उप इकाई, कौन सी? एक होती है बड़ी उप इकाई, बड़ी उप इकाई, उसको कहते हैं आपके, इसमें 50S, और दूसरी होती है इसमें छोटी उप इकाई, और वो होती है आपके 30S। एक चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, हमें यहां गणित नहीं लगानी।
क्लियर? कहोगे कि सर ये तो 50s है और ये 30s है, दोनों मिला करके 80s होना चाहिए, लेकिन आपने तो 70s लिखा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मेन चीज क्या है, बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई, दैट्स ऑल। उनके स्पेसिफिक नेम है, आप इतना दिमाग में रख लें। बड़ी को कहते हैं 50s और छोटी को कहते हैं 30s, दैट्स ऑल। इतना ही आप एक बार दिमाग में रख लें, क्लियर? तो जो 70s राइबोसोम है, ये दो, एक बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई से मिलकर के बना हुआ होता है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से अब हम बात कर रहे हैं दूसरा हम बात कर रहे हैं आपके 80s। जो 80s राइबोसोम है, यह भी दो इकाइयों से, एक बड़ी उप इकाई और एक होती है आपके छोटी उप इकाई, ये होती है आपके बड़ी उप इकाई। तो बड़ी जो इकाई होती है वो होती है आपके 60s, क्या होती है 60s यानी कि 60s, और जो छोटी होती है वो होती है आपके 40s यानी कि 40s। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, जो बड़ी होती है आपके 60s और जो छोटी है वो होती है आपके 40s। तो इन दोनों उप इकाइयों से मिलकर के राइबोसोम का निर्माण होता है, वो भी कौन सा, 80s प्रकार के राइबोसोम का। ओके, अब हम इनकी स्ट्रक्चर भी देख लें। तो देखिए होता क्या है कि जब कोशिका द्रव में प्रोटीन का निर्माण करना होता है, किसका फ्रेंड्स, प्रोटीन का, तो प्रोटीन के निर्माण के समय दो इकाइयां, एक हो गई आपके बड़ी उप इकाई, एक हो गई आपके बड़ी उप इकाई, क्लियर? और इसी तरीके से मान लो ये है आपके छोटी उप इकाई, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो उदाहरण के लिए मान लो हम 80s राइबोसोम की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी होती है 60s और ये होती है आपके 40s। ये दोनों उप इकाइयां आकर के मिल जाती है, जब आपस में मिल जाती है तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे देता हूं कि प्रोटीन कैसे बनता है। तो देखिए होता क्या है कि दोनों जो इकाइयां हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, ये दोनों इकाइयां आकर के एक साथ जुड़ जाती है। तो वो जुड़ती कैसे है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे जीव द्रव्य में, है ना, एक आरएनए है, एक आरएनए होता है इस तरीके से। उम्मीद करता हूं कि ये कलर आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसको हम दोबारा से थोड़ा गहरा कर देता हूं। तो ये जो थ्रेड है, धागेनुमा जो संरचना है, इसको कहते हैं आपके mRNA। क्या कहते हैं, mRNA, मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है, संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है ना। क्या कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए में मैसेज होता है किसका, प्रोटीन बनाने का। तब होता क्या है कि इसकी दोनों इकाई, एक बड़ी उप इकाई और एक छोटी उप इकाई आकर के जुड़ जाती है। मैं इसको समझाने के लिए ए और बी लिख रहा हूं, ये आपके ए एंड ये आपके बी। जब ये आकर के मिल जाती है देन धीरे धीरे प्रोटीन का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, जिस प्रकार अपन जिप को चलाते हैं, चेन को, तो चेन के ऊपर जो होल्डर रन करता है, उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से ये दोनों यूनिट्स इसके ऊपर रन करती है। मान लो अभी ये यहां पर है ना, जिसको मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पोजीशन, फिर ये यहां आ जाते हैं नेक्स्ट, तो ये आपके यहां से रन करके यहां आ जाते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी सेकंड पोजीशन। ऐसे करते करते ये क्या है कि यहां रन करते हैं, और जैसे जैसे ये आगे रन यानी कि चलते हैं किसके ऊपर, ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर, देन पीछे क्या बच जाता है, अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्ल। और हमें पता है कि अमीनो अम्लों की जो चेन है, श्रृंखला है, उसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, वो आगे जाकर के प्रोटीन का निर्माण कर देती है। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। क्या
कि किस प्रकार से राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां यानी कि बड़ी और छोटी जो उप इकाई है ये आपके एमआरएनए के ऊपर स्लाइड करती है यानी कि रन करती है और ये यहां से फिर इधर आ जाती है। ऐसे करते 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 जैसे जैसे ये आगे जाती है पीछे पीछे क्या बनता रहता है, पीछे आपके अमीनो एसिड्स यानी कि जो अमीनो अम्ल है वो अमीनो अम्ल बनते रहते हैं और अमीनो अम्लों की श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन कहा जाता है। क्लियर? तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं, हमारा छोटा सा टॉपिक है, एक और इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक कोशिका के अंदर, है ना। इनके थ्रू जो लोकोमोशन है, मूवमेंट, गति या जो लोअर्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें फूड को कैच करने का जो काम है वो किया जाता है। तो सूक्ष्म नलिकाओं के ऊपर जो सामान्य जो जानकारी है हम पहले उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए सूक्ष्म नलिकाओं की जो खोज है अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग वैज्ञानिकों ने की थी। जैसे बात करें जंतु, तो जंतुओं के अंदर जंतुओं की जो तंत्रिका तंतु होते हैं ना, नर्व्स जो उसके फाइबर्स होते हैं, है ना, उन तंत्रिका तंतुओं का जो अक्ष होता है ना, उनके द्रव के अंदर तो सबसे पहले खोज की थी डी रॉबर्टिस और फ्रांची, दो वैज्ञानिक थे, डी रॉबर्टिस और फ्रांची 1953। रिपीट कर रहा हूं, डी रॉबर्टिस और फ्रांची ने 1953 के अंदर सबसे पहले जंतुओं की जो तंत्रिका तंतु है उनके अक्ष का जो द्रव है उनके अंदर इनको देखा था या खोज की थी। देन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वैज्ञानिक है लेडेबेटर, ठीक है, लेडेबेटर एक प्रोनाउंसिएशन का है, आप उसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, लेडेबेटर एंड पॉटर। इन्होंने 1963 के अंदर पादपों के अंदर यानी कि प्लांट्स में इन सूक्ष्म नलिकाओं को सबसे पहले देखा था। तो क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ में अच्छे से देख लेना कि पूछा किसके बारे में गया है। अगर पादपों के बारे में पूछा गया है और चारों ऑप्शन दे रखे हो तब हमें इसको राइट करना है, और यदि जंतुओं के बारे में पूछा जाए तो ये जो ऑप्शन है वो हमें टिक करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? रिपीट कर देता हूं कि एक सेल के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जिनकी खोज जंतु में रॉबर्टिस और फ्रांची ने की थी 1953। देन प्लांट्स में यानी कि पादपों में डिस्कवरी की थी लेडेबेटर एंड पॉटर 1963 के अंदर। अब बात आती है कि सर ये है क्या? तो देखिए जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं ये सूक्ष्म नलिकाएं मुख्य रूप से आकार के आधार पर आपके दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इनके प्रकार के बारे में। तो देखिए जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं पक्षमाभ। क्या कहते हैं? पक्षमाभ। क्या कहा जाता है? पक्षमाभ। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। क्या कहा जाता है? सीलिया। और दूसरा है आपके कसाभिका। कसाभिका या कसाभिकाएं, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, कसाभिका या कसाभिकाएं। और इसी को अपने इंग्लिश में कहते हैं फ्लेजिला। क्या कहते हैं? फ्लेजिला। फ्लेजिला। क्या कहते हैं? फ्लेजिला या कसाभिकाएं कहते हैं। अब बात आती है कि इनमें अंतर क्या है। मैं रिपीट कर देता हूं, सूक्ष्म नलिकाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है पक्षमाभ यानी कि सीलिया और दूसरी होती है कसाभिकाएं या फ्लेजिला। क्लियर? दोनों के काम लगभग समान है और इंपॉर्टेंट चीज दोनों की आंतरिक संरचना भी समान है, जो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये है क्या। देखिए जो पक्षमाभ या सीलिया है, ये मान लो कोई भी बैक्टीरिया है, उनकी सतह पर इस तरीके से छोटे छोटे रोम की तरह, यानी कि जो सीलिया है
इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। सी लिया, आकार में तो क्या है, आकार में छोटे, लेकिन संख्या में क्या होते हैं, ये संख्या में ज्यादा होते हैं। आकार में छोटे और संख्या में ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से कसाबिकाएं, तो कसाबिकाओं को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया का है डायग्राम, और ये इस तरीके से होती है इनकी फ्लैजिला। क्लियर? तो कसाबिकाओं के विषय में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो आकार, तो आकार जो है ना, तो आकार में क्या होते हैं, लंबे होते हैं, यानी कि ये सीलिया की तुलना में लंबे या आप बड़े कह सकते हो, लंबे या बड़े आकार के होते हैं। जबकि संख्या की बात करें तो संख्या में ये इनकी तुलना में कम होते हैं, अर्थात एक या दो हो सकते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हमने यहां तक सूक्ष्म नलिकाओं के प्रकार के बारे में बात की है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो और टॉपिक पसंद आए, समझ में आए, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।